जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लास 11 के सभी छात्रों के लिए जिनके सब्जेक्ट में ज्योग्राफी है। और यदि आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप SA1 हो या फिर SA2 हो, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ़िलहाल के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग वन शॉट वीडियो कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में आपके हाफ ईयरली सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जितना पूछे जाते हैं उन सारे का सारा को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आधा सिलेबस आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पढ़ना होगा, तो दोनों में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया है तो आपका ये वीडियो बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे दिया है तो भी ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में होने वाला है तो भी ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, ये चैनल आपका अपना चैनल है। आपके कोई भी तकलीफ़ हो आपको पढ़ाई करने में, क्लासेस करने में, कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा। ठीक है, आपका सभी सॉल्यूशन करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर शो हो रहा है इस पर आपको व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज कर देना है। ठीक है, चलिए सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। वैसे सवाल सिर्फ हम लोग करने वाले आज के इस वीडियो में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल को बिल्कुल भी हम लोग नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछे जाते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो देखिए, जो भौतिक जो फिजिकल पार्ट होता है वो किसी भी बॉडी, जैसे हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी का जो एक हाथ है ये हमारा फिजिकल पार्ट हो गया, भौतिक लक्षण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब दुनिया बना, पृथ्वी बना, तो पृथ्वी का जो मैदान है ये आपका उसका फिजिकल पार्ट में आता है, भौतिक में आता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे जो इंसान बनाता है, जैसे सड़क, क्या सड़क फिजिकल में आएगा? नहीं, सड़क जो है वो फिजिकल में नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बस यही अंतर आपको समझना है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया ये आपको बताना है। तो इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। आगे देखते हैं, हमारा आगे सवाल जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको स्किप करते जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका कार्ल रिटर के द्वारा। किसके किया गया है? कार्ल रिटर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? आपको पहचाननी है। तो कौन यहाँ पे भौतिक भूगोल की शाखा नहीं होगा? तो मानव शास्त्र जो है वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करेगा? तो इतिहास करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जो भूगोल शब्द निम्न में से किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जियो प्लस ग्राफेस से मिलकर बना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया है? तो क्रमबद्ध भूगोल का जो प्रवर्तन किया है वो किसने किया है? तो वो किया है आपका हम्बोल्ट ने। ये भी सवाल एग्जाम में आपका बार बार आया है तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? कौन सांस्कृतिक लक्षण नहीं है वो पहचानना है। देखिए, सांस्कृतिक और आपका फिजिकल दो पार्ट आपको हमने बताया था। भौतिक लक्षण, भौतिक वो होगा जो उसका पार्ट होगा, जैसे पृथ्वी का पार्ट होगा, नेचुरल होगा, वो भौतिक में आएगा। और जिसको इंसानों के द्वारा बनाया जाएगा वो आपका सांस्कृतिक में आ जाएगा। तो कौन सांस्कृतिक नहीं है? तो सड़क तो इंसान बनाता है, ये है। अस्पताल इंसान बनाता है, ये भी है। विद्यालय इंसान बनाता है, ये भी है। लेकिन महाद्वीप को इंसान नहीं बनाता है, इसलिए ये नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, भूगोल का अर्थ क्या होता है ये आपको बतानी है। तो भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। इसमें कहा गया है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र है, विवरणीय विज्ञान है। ये कथन किसका मतलब किससे संबंधित है? यहाँ पर ये आपको बताना है। तो ये जो है अल्फ्रेड हेटनर से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल का जो संबंध है वो मानव भूगोल से है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो मानव भूगोल की एक शाखा है, वो कौन है?
आर्थिक भूगोल। देखिए आर्थिक जो होता है ना, आर्थिक स्थिति ये किसकी खराब होती है? इंसानों की, मानव की। तो यहाँ से आपको याद रखना है मानव भूगोल, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है आपको बताना है। तो भौतिक भूगोल का संबंध जो है वो मृदा शास्त्र से होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक तत्व नहीं है? उद्योग, कृषि, मैदान या फिर व्यापार, ठीक है। तो जो जो इंसानों के द्वारा होता है वो, मैदान का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, किस भूगोलवत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा भूगोलवत्ता है जिसको आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं? तो वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला भूगोलवत्ता कौन है? तो सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला जो भूगोलवत्ता है वो है आपका टॉलमी, ठीक है। भूगोलवेत्ता इरातोस्थेनीज का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध आपका किससे है? यूनान यानी कि ग्रीक से है। किससे है? यूनान या ग्रीक आप बोल सकते हो। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित विषयों में से कौन युग्म स्थानिक व कालिक विश्लेषण करता है? ठीक है, स्थानिक और कालिक दोनों यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो पूछता है उसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो भूगोल तथा इतिहास, स्थान भूगोल बताएगा, और कालिक का स्थान जो है स्थानिक एवं कालिक, कालिक में कौन बताएगा? इतिहास बताएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? कौन प्राकृतिक लक्षण यहाँ पर नहीं है वो पहचानना है आपको। देखिए सड़कें जो है वो सांस्कृतिक में आता है आपको, जैसे कि मैंने बता दिया था, नेचुरल में नहीं आएगा क्योंकि उसको इंसान बनाता है। निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? फिजिकल पार्ट में हम लोग किसको शामिल कर सकते हैं? व्यापार को नहीं कर सकते, सड़क, बाजार और कृषि नहीं होगा, ये पठार हो सकता है। अच्छा, कृषि क्यों नहीं हुआ? तो कृषि इंसान लोग करता है, ठीक है। खेती बाड़ी कौन करेगा? इंसान लोग करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में कृषि कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा वो कौन सा होगा? तो जलवायु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जलवायु। निम्नलिखित में से जीआईएस का विस्तारित रूप क्या है आपको ये बतानी है। तो इसका विस्तारित रूप होगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट और अगला सवाल है कि बस्ती या आदिवास भूगोल एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है? तो बस्ती या आदिवास भूगोल की जो एक शाखा है वो हो जाएगा आपका नगरीय भूगोल, ठीक है। आइए, अगला सवाल जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, वो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ध्यान से, कि जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो जल विज्ञान के अंतर्गत जिसका अध्ययन नहीं होता है वो होता है, मैदान का अध्ययन नहीं होगा, लेकिन समुद्र, नदी और झील का अध्ययन होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? कौन भौतिक और प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो मृदा शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक लक्षण है? कौन है भाई? तो सड़क होगा, क्योंकि सड़क इंसान बनाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको इन सब सवालों का, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखना है आपको, मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? तो मानव भूगोल में जो शामिल नहीं है वो है आपका खगोलिक भूगोल, जो शामिल नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको ही मैं करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसा आप लोग मत समझना कि आपको छोड़ छोड़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सवालों को मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी सवाल आपको करने हैं। 7 चैप्टर आपका एक पार्ट में है, 3 चैप्टर एक पार्ट में, 10 चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है इस वीडियो में। तो इसलिए आप लोगों का यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करवाया जाएगा, ओके। ध्यान रखना है आपको। भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है? तो किसको केंद्र मानकर अध्ययन करेगा वो? तो मानव को केंद्र मान के अध्ययन करेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जल विज्ञान का जो संबंध है वो है आपका समुद्र विज्ञान से है। भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो भू सूचना के अंतर्गत जो सम्मिलित किया जाता है वो जीआईएस को है, जीपीएस को है, एलआईएस को है। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 2 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र संपन्न होता है? तो खनिज संपदा की दृष्टि से जो क्षेत्र संपन्न होगा वो पठारी क्षेत्र जो है वो संपन्न होता है। पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण भूगोल संबंधित है, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अगले सवाल की ओर आते हैं। हमारा अगला सवाल अब दूसरा चैप्टर से आ चुका है।
देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे जो सटीक जो अनुमान लगाया गया वो क्या है, तो बिग बैंग का सिद्धांत, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये सब सवाल जो है इंपॉर्टेंट होता है। अगले सवाल पे आते हैं, निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे है। तो निहारिका परिकल्पना का जो संबंध है वो लाप्लास से है। किससे है? लाप्लास से है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आता है वही मैं करवा रहा हूँ और वही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 9, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो बिग बैंग की जो घटना हुई है वो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है। तो स्थिर अवस्था कल्पना को प्रस्तुत किया था होयल ने। किसने प्रस्तुत किया है? होयल ने किया है। प्रकाश वर्ष क्या है, इसके बारे में आपको बतानी है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि ब्रह्मांड में दूरी मापने की क्या है? इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। अगला सवाल है आपका कि तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। तो तारों का जो निर्माण हुआ है लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। प्रकाश की गति कितनी है ये बतानी है आपको। तो प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो आपको बतानी है। तो पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो है आपका 14,95,98,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का कितना होता है, तो वो होता है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल 8.311। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि सौरमंडल का जनक निहारिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सौरमंडल में 8 ग्रहों में से किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आंतरिक ग्रह किसको बोलते हैं? जो सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह को, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो इसके पहले जो 4 ग्रह आएंगे वो आपका आंतरिक ग्रह कहलाएंगे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप सभी को। कह रहे हैं यहाँ पे सौरमंडल के स्थित प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है आपका, ना बुध, शुक्र, देखिए यहाँ पे बुध है, ग्रह जो है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल किन पदार्थों से बने हुए हैं। तो ये जो बने हुए हैं कौन से पदार्थों से? शैल और धातुओं से बना हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जोवियन ग्रह किसको कहते हैं, ये भी अच्छा सवाल एग्जाम में आता है। तो जोवियन ग्रह हो जाएगा आपको बृहस्पति के समान ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं। अच्छा, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है आपको बताना है। तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हमारा चंद्रमा है। द बिग स्प्लैट किससे संबंधित है ये बतानी है आपको। तो ये संबंधित है आपका चंद्रमा की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? चंद्रमा की उत्पत्ति से। अच्छा, चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग जो हुई है वो हुई है लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व। कब हुई है? 4.44 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ है? तो पृथ्वी पर जीवन का जो विकास हुआ है वो कब हुआ है? ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन का जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका 380 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है कि भूप्रपटि पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग विभेदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। तो पृथ्वी पर जीवन का जो विकास आरंभ हुआ है वो हुआ है 3.880 वर्ष पूर्व। ठीक है, 80 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला जो इम्पॉर्टेंट है आपका वो है कि कौन सी अवधि जो है वो सबसे लंबी होती है। इयोन है, महाकल्प है, युग है या फिर कल्प है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना महीना बड़ा है कि साल बड़ा है, तो आप बोलोगे साल बड़ा है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे पूछा कि कौन सी अवधि सबसे लंबी होगी, इयोन, महाकल्प, कल्प या फिर युग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इयोन। ठीक है, इयोन क्या होता है? सबसे, इन सब में सबसे बड़ा है। ओके, चलो, निम्नलिखित में से कौन भीतरी ग्रह कौन से हैं। तो भीतरी ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? यहाँ से ये सवाल आपसे पूछा। तो बिना उपग्रह वाले ग्रह जो होते हैं उनको हम लोग भीतरी ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग को मत्स्य युग कहा जाता है। ऐसा कौन सा युग है जिसको हम लोग मत्स्य युग के नाम से जानते हैं। तो डेवोनियन युग को मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो ज्वालामुखी। कौन साधन है? तो ज्वालामुखी जो है भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है ये आपको बतानी है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर हो जाएगा।
ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष स्रोत है, यानी किसकी सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जान सकते हैं। तो खनन करके जान सकते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के से हम लोग जान सकते हैं, प्रवेदन करके जान सकते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे गहरा प्रवेदन कितनी गहराई तक किया गया है? तो सबसे गहरा किया गया है 12 किलोमीटर गहरा थी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है आपका कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? तो पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो ध्रुवों पे होगा। दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो ये जो है आपका प्रवाह का निर्माण है, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंपीय तरंगों के जो अंकन करने वाले यंत्र हैं उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। निम्न में से कौन भूगर्भ तरंगे हैं? तो भूगर्भ तरंगों को आपको पहचानना है कौन है। तो पी तरंगे भी होती है और एस तरंगे भी होती है, तो दोनों होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है आपका इम्पॉर्टेंट कि सबसे तीव्र गति वाला भूकंपीय तरंगे कौन सा है? बार बार एग्जाम में आता है ये सवाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी तरंग तरल भाग से लुप्त हो जाती है? तो कौन सी तरंगे इनमें से तरल भाग से जो है वो लुप्त हो जाएगी? तो इस तरंगे जो है वो लुप्त हो जाएगी। इनमें से कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कौन सी तरंगे जो होती है वो सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे। कौन सी तरंगे? एल तरंगे जो होती है वो सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि यहाँ पे कोई भूकंप आया, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंपीय छाया क्षेत्र बोलते हैं। यानी भूकंप वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता, छाया में लुप्त हो जाता है, ठीक है। भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को क्या बोलते हैं? बहुत ही आसान सवाल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। अगला सवाल है आपका कि महासागरों के नीचे भूप्रपटी की औसत मोटाई कितनी होती है? तो महासागरों के नीचे भूप्रपटी की जो औसत मोटाई होती है वो होती है 5 किलोमीटर। महाद्वीपों के नीचे भूप्रपटी की औसत मोटाई कितनी होती है? तो महाद्वीप के नीचे ये हो जाता है 30 किलोमीटर। महासागर में 5 और महाद्वीप में 30, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है? तो सबसे ऊपरी भाग का जो परत है उसको हम लोग भूप्रपटी कहते हैं, ठीक है। किन दो परतों से मिलकर जो है स्थल मंडल का बना हुआ है? हमारा जो स्थल मंडल बना हुआ है किन दो परतों से मिलकर बना है? तो भूप्रपटी और मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कि पृथ्वी की आंतरिक परत कौन सी है, आपको ये बताना है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वो है आंतरिक क्रोट कहलाता है। बाह्य क्रोट किस अवस्था में है आपको बताना है। तो बाह्य क्रोट जो होता है वो एक तरल अवस्था में है, याद रखिएगा। आंतरिक क्रोट किस अवस्था में है? तो हमारा जो आंतरिक क्रोट है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है आपका कि भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ को क्या कहलाता है? तो भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ को हम लोग कहते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं उसको? मैग्मा बोलते हैं। निम्न में से कौन अंतर्वर्धी आकृतियां हैं? तो ये है आपके बैथोलिथ है, सील है और डाइक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में भूकंपीय तरंगों में से विस्तृत छाया क्षेत्र किस तरंग का है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा इस तरंगों का जो है विस्तृत छाया क्षेत्र होता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.5। पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है आपको बतानी है। तो पृथ्वी की सबसे हल्की परत है आपका भूप्रपटी। दुर्बलता मंडल का विस्तार कहाँ है? दुर्बलता मंडल का जो विस्तार है वो कहाँ पर है? कहाँ पर जो मतलब दुर्बल वहाँ पे पाया जाएगा, यानी कमज़ोर पाया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऊपरी मेंटल में। कहाँ पे पाया जाएगा? ऊपरी मेंटल जो होगा वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट सवालों की ओर आते हैं हम लोग कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैला हुआ है? तो पृथ्वी पर 29% भाग पर जो है महाद्वीप फैला हुआ है। कितने प्रतिशत पर? 29%। अच्छा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया था ये आपको बतानी है। तो ये 1912 में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, उसका कौन आविष्कारक है वो बताना है। तो अल्फ्रेड वैगनर। कौन है? अल्फ्रेड वैगनर, याद रखना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपका कि प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था आपका मॉर्गन ने, मैकेंजी ने, पार्कर ने, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट है कि रिंग ऑफ द फायर
ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है? तो रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहते हैं, ये आपको बतानी है, ध्यान रखना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बस आपको आंसर करना है। तो रिंग ऑफ द फायर हो जाएगा आपका परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होता है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कौन इनमें से महासागरीय प्लेट है? इनमें से कौन सा महासागरीय प्लेट है, आपको पहचानना है। तो महासागरीय प्लेट कौन है? तो प्रशांत प्लेट, ठीक है। महासागरीय प्लेट को पहचानना तो हो जाएगा प्रशांत प्लेट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था टूजो विल्सन ने। किसने किया था? टूजो विल्सन ने। नेक्स्ट है आपका कि यूरेशियन प्लेट किस प्रकार के प्लेट का उदाहरण है? तो यूरेशियन प्लेट जो है वो महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, ध्यान रखना है आप सभी को। पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट का नाम बताना है आपको। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट जो है वो है आपका यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है इन्हें क्या कहा जाता है? ये अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग प्रसारी स्थान बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्लेट जहां एक दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भूप्रपटी नष्ट होती है वो क्या कहलाती है? यानी दोनों टकराने के बाद एक दूसरे के नीचे धंस जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं अभिसरण सीमा। उसको क्या बोलते हैं? अभिसरण सीमा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? अब ये जो सुनामी शब्द है इसकी उत्पत्ति जापान से हुई है। कहाँ से हुई है? जापान से हुई है। वेगनर कहाँ का प्रसिद्ध मौसमवेत्ता था, यानी मौसम की जानकारी वाला वैज्ञानिक जो होता है वो था। तो ये कहाँ का था? तो ये जर्मनी का था। कहाँ का था? ये जर्मनी का था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था? ये बताना इंपॉर्टेंट है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था 1498 में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी अंटाफाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंटाफाला। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका रिंग ऑफ फायर इनमें से किसे कहा जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जो कहा जाता है वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपक्षय का एक रूप है? अपक्षय के रूप को पहचानना है, भौतिक, रासायनिक, जैविक, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो भौतिक अपक्षय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है आपका तापमान। क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है ये आपको बताना है। तो मृदा का जो निर्माण होता है वो अपक्षय प्रक्रिया से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद है अपना सवाल अगला, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदा के निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो जनक शैल। क्या हो जाएगा? जनक शैल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, शैलों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है? तो शैल का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना उसको हम लोग अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अपक्षय बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला सवाल आपका कि डोला लाइन यानी कि डोलाइन किस क्षेत्र में निर्मित स्थलकृति है? यानी कि कौन से क्षेत्र में ये निर्मित होता है? तो चूना पत्थर क्षेत्र और हिमनदी क्षेत्र, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कि इनमें से कौन पवन अपवर्तन से निर्मित स्थलकृति है? यानी कि पवन के अपवर्तन से जो निर्मित स्थलकृति बनेगा, स्थल का जो आकृति बनेगा वो कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो वो आकृति हो जाएगा आपका पेडिमेंट। कौन हो जाएगा? पेडिमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी कार्य से नहीं है? यानी कौन सी आकृति का संबंध नदी के कार्य से नहीं है? तो बरखान आकृति का संबंध नदी के कार्य से नहीं है। हिमानी अपवर्तन से निर्मित आकृति निम्नलिखित में से कौन है? हिमानी के अपवर्तन से जो आकृति बनेगी, निर्मित होगी, वो कौन होगी? तो वो होगा आपका नूनाटक। कौन हो जाएगा? नूनाटक। बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये बतानी है आपको। तो ये हो जाएगा आपका पवन से। गोखुर झील का निर्माण जो होता है किससे होता है? तो गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा वृद्धावस्था में गोखुर झील का निर्माण होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गॉर्ज का निर्माण कैसे होता है? गॉर्ज
तो गॉर्ज का जो निर्माण होता है वो कठोर चट्टानों में होता है। कहाँ होता है? कठोर चट्टानों में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनद के कार्य से संबंधित है? कौन सी भू आकृति? तो टिब्बा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पवन अपर्दन द्वारा नहीं बनता है? पवन के अपर्दन से जो नहीं बनेगा वो बालू का स्तूप नहीं बनेगा, बाकी गारा, ज्यूगेन, भूस्तंभ ये सब बन जाएगा। ठीक है। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है? अभी ऐसा सवाल हम लोगों ने पहले भी किया था, तो ये अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। गुफाओं की रचना किस क्रिया के द्वारा होती है? तो गुफाओं की जो रचना होती है वो कार्बोनेट्रीकरण के द्वारा होती है। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट है कि वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा वायुमंडल परत का नाम बताना है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका क्षोभ मंडल। कौन सा परत? क्षोभ मंडल। मानव के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखेंगे अगला सवाल कि समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो ये सब संबंधित किससे? धूलकण। ये सब किस में आता है? धूलकण में आता है। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो नग्न हो जाती है? यानी कि जब आप ऊपर जाओगे तो कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन जो है लगभग ख़त्म होने वाला हो जाता है। ठीक है। तो 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ओके। निम्नलिखित वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सा है? ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये जो है हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में पाया जाता है। ओके। कह रहा है कि क्षोभ मंडल से में ऊंचाई जाने पर किस दर से तापमान में कमी होगा? यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कितनी ऊंचाई पर कितना डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, वो बताना है। तो प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। जब आप 165 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल में जब आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे तापमान क्या होगा? घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है। विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं? तो विद्युत आवेशित कण कौन से मंडल में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो आयन मंडल में। और इसी में आपका एरोप्लेन वगैरह चलता है, जिसके कारण आप लोगों का मोबाइल वगैरह को स्विच ऑफ करवाया जाता है। ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया आपको क्यों होता है। कौन सी गैस सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है? तो ऐसा कौन सा गैस है भाई? तो वो हमारा ओजोन गैस है। कौन है? ओजोन गैस। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पर हो? क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक जो है वो कहाँ पर है? तो विषुवत रेखा पर है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो 78% भाग में पाया जाता है, ध्यान रखना है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वो है आपका, तो वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत होती है ना, तो वो होती है आपका क्षोभ मंडल ही होती है, जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना। तो भाई जो महत्वपूर्ण होगा वहीं पे तो इंसान रहेगा, ऐसा थोड़ी कि सब जगह इंसान रह जाएगा। चलिए अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है वो वायु परत के क्षोभ मंडल में घटित होती है। निम्नलिखित में से जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है वो है आपका ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? तो निम्नलिखित में से किस मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है आपको बताना है। तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होगा वो होगा आयन मंडल में। किस मंडल में होता है? आयन मंडल में होता है। वायुमंडल की किस परत में वायु की सघनता सबसे अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा मोटा होता है वो? ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है क्षोभ मंडल में। कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है। निम्नलिखित में से किस परत में वायु की अत्यंत विरल मिलती है? कौन सी परत में जो वायु है वो अत्यंत विरल मिलती है आपको बताने हैं, यानी कि पतली मिलेगा? तो वो हो जाएगा आपका ब्रह्मंडल। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मंडल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस को बनाती है, नहीं बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है उसको बनाने में। ठीक है। और जीवाश्म ईंधन के नाम से जो जाना जाता है वह किसको जानते हैं हम लोग? तो जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं हम लोग कोयला को। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल है हमारा, उसमें क्षोभ मंडल में तो हम लोग रहते हैं। सबसे ऊपर कौन हो? तो सबसे ऊपर में जो हो जाएगा वो आपका वायुमंडल, यानी कि बाहरी क्षेत्र हो जाता है तो वायुमंडल बोलेंगे।
वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को जो कहते हैं वो मौसम कहते हैं। यानी थोड़ी देर के लिए वो आया, फिर पल भर में बारिश, पल भर में धूप, तो इस सबको क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? क्षोभ सीमा किन दो परतों को अलग करती है? तो क्षोभ सीमा जो होती है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं? तो मौसम की जो औसत दशाएं होती है उनको हम लोग जलवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? जलवायु उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट है आपका कि निम्नलिखित में से किस गैस के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है? कौन सी गैस है जिसके आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। अब यहाँ से आप लोगों का भूगोल का दूसरा पार्ट शुरू होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो ज्योग्राफी है वो 2 पार्ट में है। एक पार्ट में आप लोगों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा में कुल 7 चैप्टर को कंप्लीट करना है, जिसको हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। यहाँ से आप लोगों का दूसरा पार्ट कब स्टार्ट होता है? इसमें आप लोगों को कम से कम 3 चैप्टर को कंप्लीट करना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको ये बतानी है। तो भारत का क्षेत्रफल सबको पता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी कितनी है। देखिए, एक आपको पूर्व से पश्चिम याद रखना है, फिर उत्तर से दक्षिण याद रखना है। तो 2 डाटा आपको याद रखना है, दोनों के बारे में बता दीजिए। हमारा जो है इस तरह से रहता है भारत का नक्शा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो ये छोटा होता है पूरब से पश्चिम, और उत्तर से जो दक्षिण होता है ना, तो उत्तर से जो दक्षिण वाला भाग होता है वो बड़ा होता है। तो सबसे पहले आप पूरब से पश्चिम वाली दूरी को ध्यान से देखो। तो पूरब से पश्चिम कौन हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण क्या होगा? तो उत्तर से जो दक्षिण हो जाएगा वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 ऑप्शन बी में है। ठीक है, बात समझ में आया? तो 2933 और उसके बाद हो जाएगा आपका 3214। 2933 3214 याद रखिएगा, मोबाइल नंबर की तरह रट लीजिए। 4 डिजिट जो है आपका पूरब पश्चिम, फिर उत्तर दक्षिण। आप नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को जो बांटा गया है वो 6 समय जोन में बांटा गया है। भारत का सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों में लगभग कितने समय का अंतर है? तो ये हो जाएगा आपका लगभग 2 घंटों का अंतर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है कि इनमें से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ है? तो आपके सिक्किम में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कितना है क्षेत्रफल के अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का जो स्थान है विश्व में आपको बताना है, और इस सवाल एग्जाम में आता है 7वां स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या से बोले तो आप पहला में आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा देश जो है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है ये आपको बताना है, बताइए। तो चीन जो है वो भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन के बीच के जाना जाता है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। इनमें से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? भारत का बात कर रहा है तो भारत में वैसा राज्य है आपका राजस्थान, जो क्षेत्रफल में बड़ा है। अगर जनसंख्या बोलेगा तो वो आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है कि सिंधु को इंडस कौन लोग कहते थे? सिंधु को जो इंडस कहते थे वो कौन से लोग थे? तो वो यूनानी एवं रोमवासी लोग जो है इसको इंडस कहते थे, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है आपको ये बतानी है, ये भी अच्छा सवाल है। तो समुद्री सीमा की जो कितना है 7,517 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी। भारत के किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसको कोई भी देश टच नहीं करता है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है वो? तो वो है आपका हरियाणा। कौन सा राज्य है वो? हरियाणा है। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? यानी यहाँ पर जितने भी राज्य आपको दिया गया है इनमें से सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन है, उसका नाम आपको बतानी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका तेलंगाना। कौन हो जाएगा? तेलंगाना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा जो है वह बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका कि पाक जलडमरू मध्य जिन देशों के बीच में स्थित है वो देश कौन है? यानी कि पाक जलडमरू मध्य कौन से देश के बीच है ये याद रखना है। तो पाक लगा हुआ है तो आप पाकिस्तान मत बोल देना,
बहुत से लोग इसको पाकिस्तान से इंडिकेट कर देते हैं, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत की मुख्य भूमि से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप लोगों को पता होनी चाहिए 3214। अभी आपने 29, 33, 32, 14 आपने याद किया था, तो ध्यान रखिएगा। एक समुद्री मील में कितना होता है लगभग आपको ये बताना है। तो एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होगा, तो 1.8 किलोमीटर लगभग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सवाल अच्छा है, एग्जाम में आता है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है, आपको बतानी है। तो पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है, ध्यान रखना है। पृथ्वी की आयु कितना है, 460 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। अब ये जो सतपुड़ा है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कौन से पर्वत का, ब्लॉक। फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो फूलों की घाटी जो स्थित है वो उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड में चमोली में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्वार स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है। तो द्वार स्थलाकृति जो पाई जाती है वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाई जाती है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका गुरु शिखर। लोकताल झील किस राज्य में स्थित है, ये आपको बतानी है। तो ये आपका स्थित हो जाएगा कहाँ में, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट पहाड़ और पश्चिमी घाट पहाड़ आपस में कहाँ पर मिलते हैं। तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कह रहा है आपसे कि दक्कन पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है। तो प्राचीन ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बताना है। तो माउंट एवरेस्ट है। अंडमान और निकोबार कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र जो है वो अलग करेगा, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो उसको अलग करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है आपका, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका अन्नाईमुड़ी। ठीक है, ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारत में परिवार द्वीप का समूह कौन सा है। तो परिवार द्वीप का जो समूह है वो हो जाएगा आपका मालदीव। कौन सा हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरन द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर की ओर गिरती है। तो कौन सा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है। तो कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहेगी वो आपको बताना है। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती। अगला सवाल है आपका, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। अब ये जो श्रीनगर है ये कौन सी नदी के किनारे है। तो ये झेलम नदी के किनारे है। लक्षद्वीप समूह की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम बताना है। तो वो हो जाएगा मिनिकॉय। कौन सा हो जाएगा, मिनिकॉय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो नवीन है। नवीन पर्वत श्रृंखला में कौन आता है आपको वो बताना है। तो हिमालय जो है हमारा वो नवीन पर्वत श्रृंखला में आता है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है। तो पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम बताना है। तो वो हो जाएगा महेंद्रगिरी। कौन हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। नंदा देवी चोटी स्थित है। तो नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। सतलज से काली नदी तक हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत है। तो सतलज से काली नदी तक कौन सा भाग है भाई। तो कुमायूं हिमालय जो है वो है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका, हिमालय का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है। तो आंध्र प्रदेश में जो स्थित तटीय भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। तो उसको हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कोंकण तट जो है वो कहाँ तक विस्तृत है ये बताना है। तो कोंकण तट जो स्थित है वो गोवा से मुंबई तक है। कहाँ पर है, गोवा से मुंबई तक। मालाबार तट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मालाबार तट जो है वो आपका गोवा से कन्याकुमारी के मध्य है। कहाँ पे है, गोवा से कन्याकुमारी के मध्य है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है
वो सेनोज़ोइक में हुआ है। कब हुआ है? सेनोज़ोइक में हुआ है। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है? तो भारत में जो कोयला उत्पन्न करने वाली संरचना है उसको हम लोग गोंडवाना बोलते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? अब ये जो पाल घाट है वो कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में आता है ये आपको बताना है। तो ये पश्चिमी घाट श्रृंखला में आता है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कि भारत का सर्वोच्च शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो ये आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है नदियों को। चलिए अगले सवाल पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका, प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो ये जो है आपके पश्चिमी घाट में है। इनका कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती 2 बड़ी नदियाँ अपना जल विसर्जन कहाँ करती है? तो ये करती है अरब सागर में। कहाँ पे करती है? अरब सागर में करती है, ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अब ये जो बिहार है इसका शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, ध्यान में रखना है। मालदा गैप है ना, मालदा गैप किन 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो ये जो स्थित है आपके राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के बीच में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सा है? तो विश्व की सबसे जो बड़ी नदी द्रोणी है वो है गंगा नदी द्रोणी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपका चेनाब। कौन हो जाएगा? चेनाब, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि हरिके बैराज किस नदी पर बनाया गया है? अब ये जो हरिके बैराज है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखना है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलुज नदी का जो उद्गम होता है वो राक्षस ताल से होता है। कहाँ से होता है? राक्षस ताल से होता है। नेक्स्ट है सतलुज नदी के मानसरोवर के निकट राक्षस ताल में किस नाम से जाना जाता है? सतलुज नदी को मानसरोवर के निकट राक्षस ताल में किस नाम से जाना जाता है? सतलुज नदी को, ठीक है, तो उसको हम लोग लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जानते हैं। सतलुज नदी कैसी नदी है आपको ये बताना है। तो ये जो नदी है ये पूर्ववर्ती नदी है, ध्यान रखिएगा। भांगड़ा नंगल परियोजना का पोषण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो भांगड़ा नांगल का जो परियोजना का जो पोषण है वो सतलुज नदी के द्वारा होता है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन से राज्य में है ये बताना है। तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या है? तो भारत का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो आपको बतानी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई हो जाएगा आपका 2525 किलोमीटर। भारत में गंगा नदी का कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो भारत में गंगा नदी का जो कुल क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन है जो इसके दाहिने तट पर मिलती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोन नदी। गंगा को सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका रामगंगा, ठीक है, ध्यान रखना है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो होता है बंदर पूंछ से। चंबल नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो मालवा के पठार से होता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो बनाया गया है वो चंबल नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होती है? अब ये जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होगा? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण का गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी को जानते हैं? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वो हो जाएगा आपका 1465 किलोमीटर, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बताना है आपको। तो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इतनी मेहनत से आप लोगों का एक ही वीडियो में सारे अर्धवार्षिक परीक्षा तक के सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया गया है ज्योग्राफी का। इसके बाद आप लोगों को कौन से टॉपिक पे ऐसी वीडियो चाहिए हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, आपके लिए वो भी बना दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को PDF वगैरह सब कुछ मिलता है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पर एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।